बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में स्केलर प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, स्केलर प्रोडक्ट। ये टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके दो हिस्से हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को। अच्छा, इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए बड़ा आसान है। इसमें लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के उर्दू में मीनिंग है हासिल ज़र्ब। हासिल को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट, और ज़र्ब जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट है उससे पहले क्या लिखा हुआ है, स्केलर। यानी दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उनका जो रिजल्ट है वो स्केलर मिले, इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड रिजल्टेंट इज अ स्केलर। यानी दो वेक्टर को जब ज़र्ब दी जाए और उनका रिजल्ट स्केलर मिले। ये मैंने कोई अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन नहीं बनाई है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट, यानी इसकी मीनिंग मैंने लिखी है। देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर को ज़र्ब देते हैं और उससे जो जवाब मिलता है वो एक स्केलर मिलता है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए एक ख़ास सिंबल होता है, और सिंबल है डॉट का। यानी दो वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट की अलामत आ जाए कहीं भी, तो समझ लें ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी इसका आंसर आपको स्केलर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा है, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। अगर ए और बी दो वेक्टर हों, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम जाहिर करेंगे ए डॉट बी। यानी दो वेक्टर्स के दरमियान जो सिंबल है वो डॉट का है, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डॉट डॉट इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अब हम मैथमेटिकली किस तरह ज़ाहिर करेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। यानी अब आपको याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो मैथमेटिकली स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे हमने ए और बी लिए हैं, वैसे तो कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं जिनके दरमियान एंगल थीटा है, मेकिंग एन एंगल थीटा, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको किस तरह लिखा जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू। यानी ये स्केलर प्रोडक्ट है। अब इसका जो जवाब है वो क्या होगा, वो होगा ए बी कॉस थीटा। यानी तीन चीज़ें आ रही हैं। नंबर वन, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जैसे वेक्टर ए है तो ए की मैग्नीट्यूड। नंबर टू, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर बी है तो बी की मैग्नीट्यूड। खाली बी लिखा है, देखें ऊपर एरो हेड नहीं लगे हुए अब, क्योंकि इसको हमने ओपन कर दिया है। और तीसरी चीज़ है कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ रहा है, याद रखें कॉस की कीमत एंगल बढ़ने से, यानी 0 से 90 एंगल बढ़ता जाएगा, कॉस की कीमत कम होती जाएगी, स्केलर प्रोडक्ट भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, कॉस की कीमत कम होने से स्केलर प्रोडक्ट कम होता जाएगा। यानी कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 एंगल पे, तो इसका मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा 0 एंगल पे, ये याद रखिएगा आप। अब ग्राफिकली यहाँ पे मैंने ज़ाहिर किया है कि दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस तरह ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट ऊपर ये लिखा हुआ है ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ए बी कॉस थीटा को यूँ लिखूँ, ये देखें ये लिखा हुआ है, ए अलग कर दिया और बी कॉस थीटा को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ कॉस या साइन थीटा आ जाए तो हम कहते हैं ये कंपोनेंट है किसी वेक्टर का। जैसे बी के साथ कॉस थीटा आ रहा है तो ये बी वेक्टर का कंपोनेंट होगा। अगर ए के साथ होता तो हम कहते ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा। तो कॉस वाला आमतौर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और साइन वाला हमारे पास आमतौर पे वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ये पिछले टॉपिक्स में आप पढ़ चुके हैं।
अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि बी का कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट है। तो बी के कंपोनेंट बनाने के लिए बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, बी के हेड से। अगर ए का बनाना होगा तो ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। खैर यहाँ पे ए डॉट बी है, यानी सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट लेना है, सेकंड वेक्टर बी है, तो बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। ये देखें, ये ट्राइंगल बनी हुई है। इस ट्राइंगल में वेक्टर बी खुद हो गया, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, बी साइन थीटा के नाम से होगा, और ये जो ए के अलोंग बन रहा है ये बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बी कॉस थीटा। तो हमें कौन सा चाहिए, बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉस थीटा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बी कॉस थीटा जो है ये वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो ए की सिमत में है, ए की सिमत में, ए के परपेंडिकुलर वाला नहीं, वो तो साइन थीटा वाला आएगा, ए की सिमत में है। तो इसलिए बी कॉस थीटा को मैंने वर्ड्स में इस तरह लिखा है, मैग्नीट्यूड है ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है, किसका कंपोनेंट, बी का, कौन से वाला, अलोंग ए, जो ए की सिमत में है। तो ए डॉट बी बराबर है ए। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी है, यानी बी कॉस थीटा को हम प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर वेक्टर बी को आप सीढ़ी समझ लें तो इसका साया बन रहा है ए के ऊपर, जिसको हमने बी कॉस थीटा का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए की मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड की जगह प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का साया है किस पर है, ऑन ए। तो बी कॉस थीटा के अब दो नाम हो गए, नंबर एक मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और दूसरा अलोंग वेक्टर ए, सॉरी, और दूसरा जो है प्रोजेक्शन ऑफ बी किस पर, ऑन वेक्टर ए। तो इसका मतलब हम प्रोजेक्शन का फार्मूला बना सकते हैं, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्शन बी का किसके ऊपर, ए के ऊपर, इज इक्वल टू बी का सीटा, और बी का सीटा किसके बराबर होगा, ए डॉट बी बटे ए की मैग्नीट्यूड। ये देखें, अगर मुझे प्रोजेक्शन मालूम करना है ना ये वाला, तो ए को मुझे उधर ले जाना पड़ेगा, तो ए डॉट बी बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे देखें, ए डॉट बी बटे ए हो गया। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अच्छा इसको मैंने मज़ीद जो है वो लिखा है कि ए बटे ए, यानी वेक्टर ए बटे ए की मैग्नीट्यूड को मैंने अलग कर दिया, डॉट बी लिख दिया, क्योंकि जब किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड भी डिवाइड किया जाए तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए बटे ए की मैग्नीट्यूड, ये सारा जो है ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का, डॉट बी वैसे का वैसे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप ए का प्रोजेक्शन चाहते हैं, ए का प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा होगा, बी का प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा था, तो ए का प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा, बी डॉट ए बटे बी, यानी ए का प्रोजेक्शन होगा तो बटे बी आएगा, बी का प्रोजेक्शन होगा तो बटे ए आएगा, ऊपर सेम होगा, ए डॉट बी, बी डॉट ए बराबर होता है, ये हम आगे भी चल के पढ़ लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसमें लिखनी होती हैं एग्जांपल्स, इसका भी एक नंबर होता है, तो कम से कम दो एग्जांपल आपको आनी चाहिए। मैंने यहाँ दो ही लिखे हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। एक मैंने वर्क वाली लिखी है, वर्क कैसे हासिल होता है, वर्क के लिए आपको दो वेक्टर कौन कौन से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ज़रब देनी होती है। तो क्योंकि दोनों वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के दरमियान या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे एफ और डी का जो प्रोडक्ट हम लेते हैं स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी वर्क, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए ये एग्जांपल हुई स्केलर प्रोडक्ट की। दूसरी मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली है पावर, पावर, पावर स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर, कौन कौन से, फोर्स और वेलोसिटी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट आपको वर्क देगा, और फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट आपको पावर देगा। वर्क और पावर दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखनी होती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कम से कम वो चार पूछता है, यहाँ पे मैंने 5-6 लिख ली हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव को उर्दू में कहा जाता है खासियत मुबादला, यानी जगह बदल देना, जगह बदलने से कोई फ़र्क ना पड़े। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ कम्यूटेटिव, यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट की जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ।
ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है इसकी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी अगर दोनों वेक्टर ए और बी जैसे हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल ऑफ 90 डिग्री है दो वेक्टर के दरमियान, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मिनिमम होगा। मैं स्टूडेंट्स आपको पहले कहा था इसमें कॉस थीटा आ रहा है, एंगल बढ़ता जाएगा तो कॉस की कीमत कम होती जाएगी और स्केलर प्रोडक्ट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मिनिमम या ज़ीरो। तो ये मिनिमम या ज़ीरो, अगर ऑप्शन ज़ीरो मिनिमम दोनों दिए हैं तो फिर आप ज़ीरो लगाएंगे, अगर नहीं लगाया तो फिर आप मिनिमम लिखेंगे। अच्छा ये देखें दो वेक्टर मैंने ले लिए, वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी हो गया, और इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो ए डॉट बी बराबर था ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, कॉस 90 जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल हम लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में यानी एंगल 0 डिग्री हो, और एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंगल 180 डिग्री हो। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे एंगल 0 होगा, मैंने पहले कहा कि मिनिमम एंगल पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो स्केलर प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा। ये देखें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम आर इक्वल टू, मैक्सिमम भी कह सकते हैं या ये भी हो सकता है इक्वल टू प्रोडक्ट ज़र्ब के, हासिल ज़र्ब के, किसके हासिल ज़र्ब, देयर मैग्नीट्यूड, यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो हासिल ज़र्ब है वो स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होगा, बशर्त ये कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ये देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ज़ीरो, एंगल 0 है। ये देखें दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो पैरेलल कंसीडर होंगे और थीटा उनका 0 होगा उनके दरमियान। तो ए डॉट बी कॉस 0 1 होता है, तो बाकी ए भी बचेगा। ये देखें स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट बराबर है मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वही स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है अगर एंगल 0 हो। अब एंटी पैरेलल में एंगल 180 होता है, कॉस 180 की कीमत जो है होगी मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव में, तो मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम ही होगा, पैरेलल में मैक्सिमम एंटी पैरेलल में भी मैक्सिमम होगी वैल्यू, लेकिन फ़र्क ये है कि एंटी पैरेलल में नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 जो है ये -1 के बराबर होता है, तो इसलिए सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए बी, ए डॉट बी बराबर, ऊपर जब 0 एंगल था प्लस ए बी आया था, 180 डिग्री में माइनस ए बी आया। अच्छा जी, उसके बाद है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ का मतलब बाज़ात खुद, यानी वेक्टर को उसी अपने वेक्टर वही वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट जब जब भी हम लेते हैं तो वो बराबर होता है उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, जैसे ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर, सी डॉट सी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यहाँ सी डॉट सी होता तो सी स्क्वायर हो जाता। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यानी अगर हम यूनिट वेक्टर्स अगर वो सिमिलर होंगे आई डॉट आई तो आंसर 1 होगा, जे डॉट जे आंसर 1, के डॉट के आंसर 1। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप आई डॉट आई लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी आई की मैग्नीट्यूड 1 हो गई, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो भी आई है 1 हो गई, और क्योंकि सेम वेक्टर एंगल 0 होगा कॉस 0 भी 1 होगा, तो सारा 1 1 1, तो इसलिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, और आई डॉट जे किसके बराबर 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि आई एक्स के लांग होता है, जे वाई के लांग होता है, और एक्स और वाई के दरमियान कितना एंगल होता है 90। तो हमने पढ़ा है कि अगर एंगल 90 होगा तो स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, कॉस 90 0 होता है। इसी तरह जे डॉट के जे वाई के लांग के जी के लांग होगा, तो वाई और जी के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री होता है, जो जे डॉट के किसके बराबर आ जाएगा 0। इसी तरह के डॉट आई 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह याद रख सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर होंगे, सेम यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा तो वो 1 होगा,
यानी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इसकी 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अच्छा जी, और अगर डिफरेंट होंगे तो फिर आंसर 0 आएगा। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी अगर आप वेक्टर के आपको कंपोनेंट्स दिए हुए रेक्टेंगुलर, मिसाल के तौर पे वेक्टर ए दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा a.b इज़ इक्वल टू ए के कंपोनेंट स्पेस में 3 होंगे, x वाला, y वाला, z वाला। x वाले के साथ i यूनिट वेक्टर, y वाले के साथ j, z वाले के साथ k यूनिट वेक्टर। आगे डॉट लिखा हुआ b के, इसी तरह b के भी 3 हो सकते हैं अगर स्पेस में है, प्लेन में होगा तो सिर्फ 2 होंगे। तो अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देखें इस ax को हमने bx, by, bz तीनों के साथ ज़रब देनी है जो रूल होता है, लेकिन ax को जब आप by और bz के साथ ज़रब देंगे वो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ax में i यूनिट वेक्टर है, by में j है, i डॉट j 0 है, ऊपर लिखा हुआ है, और ax को जब bz से ज़रब देंगे वो i डॉट k हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि x वाले को मल्टीप्लाई करेंगे x वाले से, y वाले को मल्टीप्लाई करेंगे y वाले से, z वाले को मल्टीप्लाई करेंगे z वाले से। तो बाकी जो रहा सवाल i डॉट i वो तो 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है a डॉट b जो कि ए बी कॉस थीटा के बराबर था, ए एक्स बी एक्स हो गया, प्लस अगली टर्म होगी ए वाई को बी वाई से ज़रब देना है, उसके बाद ए जी को बी जी से ज़रब देना है, ये आ जाएगा। अगर आपने थीटा निकालना है दो एंगल के दरमियान, तो ए बी को उधर ले जाएं, तो कॉस थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी बटे ए बी। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वो 1 हो गए थे। तो इस तरह अगर थीटा मालूम करना है, कॉस को इधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स। तो ये फार्मूला बन गया है, कैरेक्टरिस्टिक भी है। दिस इज़ अ फार्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। स्टूडेंट, यहाँ मारूजी आती है कि दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए क्या करना होता है? स्केलर प्रोडक्ट लेना होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट से आप दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।